हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवल का प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो निफ्टी 50 की इंडेक्स स्पेसिफिक वीडियो होगी। इसमें हम इंडेक्स का ओवरव्यू देखेंगे। आने वाले समय में निफ्टी 50 किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी वीडियो जो मैंने एक मंथ पहले रिलीज की थी, इसमें वीडियो का टाइटल था विल निफ्टी 50 टच न्यू ऑल टाइम हाई एंड निफ्टी एट 19,000, ऐसा मैंने एक टाइटल दिया था। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप देख ले, क्योंकि ये वाली वीडियो ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो उस वीडियो में जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, निफ्टी ने ठीक उसी प्रकार पहले यहाँ पे गया, एक रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड एक कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। और जैसे ही एक कैंडल अच्छी तरीके से इसके अंदर बनती है, या तो आप ये कैंडल कंसीडर कर सकते थे या फिर ये, अगर आप ये कैंडल भी कंसीडर करोगे या ये कैंडल कंसीडर करोगे, क्योंकि ये एक एंटायर कैंडल, इसका ओपन हाई लो एंड क्लोज ये चारों पॉइंट्स इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बने, यानी कि इस कैंडल ने दर्शाया कि ये रेजिस्टेंस एरिया पूरी तरीके से कट चुका है। बायर जो है वो पूरी तरीके से हावी है और निफ्टी को और हमारे मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएसआई जो हमारा था, वो आरएसआई भी 50 को क्रॉस कर चुका था। तो यहाँ से ये सीधी चाल आएगी, ये चीज़ हमने पहले ही प्रेडिक्ट की हुई थी। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस एरिया को जब निफ्टी या कोई भी चार्ट सब्सटेंशियली अगर ये करेगा, एक लेवल को काटेगा, तो उसे कंसोलिडेट करने के बाद ही काटना चाहिए। तो ये हमारा कंसोलिडेशन था, वो सीधी चाल में ऊपर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या अब यहाँ से आगे मुश्किल है, ये हम ये वाले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अब निफ्टी का जो टारगेट है ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, 40-50 पॉइंट्स बचे हुए हैं। क्योंकि अगर ये सपोर्ट एरिया जो रेजिस्टेंस एरिया वही कटने के बाद वही सपोर्ट बन जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता था। ये स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ से राइड कर सकते थे। तो मैंने खुद जब निफ्टी 17,760 के अराउंड था, यानी कि ये लेवल कटते ही जो ये वाली क्लोजिंग आई थी, यानी कि 26 को जो क्लोजिंग आई थी, उसी समय मैंने 17,900 पे जाके, यानी कि पुट के साइड से एक इन द मनी में स्ट्रैडल बनाया था। और जब भी निफ्टी 17,900 पे आया तो मैंने वो स्ट्रैडल के दोनों लेग्स साथ में स्क्वायर ऑफ कर दिए और मुझे ठीक ठाक सा प्रॉफिट भी हुआ। अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि ये रेजिस्टेंस कटते ही हमारा नेक्स्ट लेवल है 18,134, और निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 18,090 का हाई बनाया। लगभग 40-45 पॉइंट्स बचे हुए, वो शायद आने वाले एक दो दिन में निफ्टी पूरा करे और यहाँ तक तो जाना ऑलमोस्ट तय है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस करता है तो निफ्टी का अगला जो टारगेट होगा वो 18,276 होगा। और याद रखिए, जैसे ही ये लेवल कटता है तो ये जो हाइट है, क्योंकि ये भी तो एक रेंज है, मतलब यहाँ से लेके एक रेंज एरिया है, या तो उसके ऊपर जा रहा है या उसके नीचे जा रहा है। तो ये जो एक मेन रेंज एरिया है, इसकी हाइट की हम आगे का टारगेट ले सकते हैं। यानी कि इस रेंज की अगर हाइट 300 पॉइंट की है, तो हमारा आगे का जो टारगेट है किसी भी तरफ, अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो हमारा ऊपर का टारगेट भी इसके ऊपर उतना ही होगा, और अगर निफ्टी नीचे जाता है तो हमारा टारगेट उतना ही होगा। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है, हो सकता है यहाँ पे 2-4 कैंडल और बना के फिर ब्रेकआउट दे, जैसे निफ्टी ने ये वाले एरिया में किया था। मतलब जैसा एक 4-5 कैंडल्स यहाँ पे बनाए थे, उसी प्रकार से हो सकता है निफ्टी यहाँ पे भी बना के फिर एक ब्रेकआउट दे। क्योंकि ये वाला जो 18,134 का लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद 18,276 इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होगा जितना कि 18,134 होगा। ये मेरा चार्ट एनालिसिस कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है। तो अगर यहाँ से हम ऊपर की चाल कंटिन्यू करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग, मैं आपको यहाँ पे गिन के दिखा सकता हूँ, ये अगर हम इतने इसकी हाइट इसके ऊपर लेंगे तो अराउंड 18,600 या 500 तक आप पकड़ के चलिए, निफ्टी आराम से जा सकते हैं। और मेरा अनुमान ये है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी इसके भी ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं ये एनालिसिस के पीछे की जो रीजनिंग है उसकी। तो अब अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, सारे एवरेजेस एक साथ एक जगह पे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे एवरेजेस का कंसोलिडेशन है। याद रखिए, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मूविंग एवरेजेस एक बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन मूविंग एवरेजेस जो है वो ट्रेड लेने के लिए तो काम आते ही है। लेकिन मूविंग एवरेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मूविंग एवरेजेस आपको टाइम गिनाते हैं, यानी कि वी आर जस्ट मेजरिंग द कंसोलिडेशन टाइम, ये कितने टाइम तक वो कंसोलिडेट कर रहा है। यानी हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल सिर्फ टाइम गिनने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ कैंडल्स का जो टाइम है, कंसोलिडेशन का जो टाइम है, हम उसको गिनने के लिए मूविंग एवरेजेस लगा रहे हैं, ना कि ये मूविंग एवरेजेस का सेटअप आपको बाइंग सेलिंग का सिग्नल देता है। बाय और सेल आपको हमेशा रेंज के कटने पे ही या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट होते ही, किसी प्रकार का कोई ट्रायंगल बन रहा है तो उसके बाद ही, ट्रायंगल हो सकता है, रेंज हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल से कोई फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न हो सकता है, या डबल टॉप डबल बॉटम, इस प्रकार के टेक्निकल पैटर्न्स के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। पर मूविंग एवरेज जो है ये हमें दिखाता है कि कंसोलिडेशन का स्टेटस क्या है।
यानी अगर इतना बड़ा एक लंबे टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड बना जो कि 2020 से था, तो लगभग 1.5-2 साल का एक ट्रेंड था, डेली का चार्ट हम देख रहे हैं तो उस पे, तो उसके बाद से कंसोलिडेशन हुआ। सबसे पहले 20 का एवरेज पे, फिर 50, फिर 100, ये ऊपर नीचे चलता रहा। यहाँ पे भी एवरेजेस इकट्ठा थे, लेकिन ये वाला जो कंसोलिडेशन है ज़्यादा प्रॉपर है। अब अगर आप देखोगे तो 20, 50, 100 एंड 200 चारों एवरेजेस एक 30-40 पॉइंट के गैप में ही एक साथ आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हावी साबित हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब अगर हम देखेंगे तो RSI भी 71 है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। RSI 80 तक कंफर्टेबली जा सकता है, 80-82 तक, और उसके बाद वो स्लाइटली टाइम वाइज करेक्शन करेगा 4-5 दिन और अपनी आगे की चाल कंटिन्यू करेगा। तो ये था हमारा निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। एक बार हम इसका वीकली एनालिसिस देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं निफ्टी को मूव करता हूँ, तो निफ्टी का जो पिक्चर है वो कुछ आपको सिमिलर ही दिखेगा जैसे डेली का था। सबसे पहले 20 पे आया, 50 पे आया, 100 पे आया। अब जब 20 पे आया तो 2-3 बार यहाँ पे 20 पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर 50 पे 2 बार कंसोलिडेशन हुआ। अब 100 पे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, और यहाँ पे 100 के एवरेज पे सेकेंड टाइम पे आके तुरंत इसने अपना अप ट्रेंड्स कंटिन्यू किया है। हो सकता है ये ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आए, तब तक ये जो हमारी 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये भी किसी प्रकार से यहाँ पे पहुंच जाएगी, और ये फिर एक बार 100 पे कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। लेकिन कितने समय में, ये जो समय का गिनना है, हम ये जो टाइम को काउंट कर रहे हैं, ये काउंटिंग में हमारे मूविंग एवरेजेस हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल साबित होते हैं। और अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसका RSI देखें, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हमें यहाँ पे 56 दिख रही है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और उसके साथ एक लंबे टाइम फ्रेम का 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन का पीरियड भी एंड हो रहा है। तो हो सकता है हम यहाँ पे 18,500 भी जल्द प्रूव करें, जल्द हम 18,500 के लेवल्स पे भी आए। लेकिन उसके पहले हमें 18,134 और 276 का हर्डल, सबसे इंपॉर्टेंट ये 18,134 वाला हर्डल पार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो ये सेम लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी बार यहाँ पे हो चुका है। तो अब हो सकता है द नंबर ऑफ टाइम्स एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट होता है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल वीक होता है। तो अब अगर इतने बार वो टेस्ट कर चुका है, तो इस बार हो सकता है कि वो उसे तोड़े, सब्सटेंशियली तोड़े, एक अच्छी मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा बुलिश प्रिडिक्शन और एनालिसिस निफ्टी के ऊपर डेली और वीकली का। जस्ट एक ओवरऑल पिक्चर के लिए हम निफ्टी का मंथली चार्ट भी देखेंगे, क्योंकि हर वीडियो में हम देख सकते हैं हम हमेशा डेली, मंथली एंड वीकली तीनों टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि निफ्टी एक काफ़ी लंबे समय से अप ट्रेंड में है। यहाँ पे कोविड में उसने मंथली के 100 पे आया था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड टाइम ही 20 पीरियड का मंथली मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे लगाया है, उस पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की चाल कर रहा है। तो हो सकता है ये चाल यहाँ से अच्छा सपोर्ट मिलके निफ्टी ऊपर आ जाए। अब बात करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट की, तो उसके लिए हम जाएंगे ऑप्स्ट्रा के पोर्टल पे, क्योंकि ऑप्स्ट्रा पे जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो हमें काफ़ी इजीली हम उसको देख सकते हैं। तो अगर हम ऑप्स्ट्रा के इसमें देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में हम वीकली में भी एनालाइज करेंगे और मंथली में भी। तो अगर हम 4 मई की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हम देख सकते हैं 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कि नियर एट द मनी है, या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी भी बोल सकते हैं। वहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग फ्राइडे को हुई है, जबकि 3 डेज का हॉलीडे है, हमें एक लॉन्ग वीकेंड मिला है, उसके बावजूद यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो ये जो है ये निफ्टी की बुलिश स्ट्रेंथ को और अच्छी तरीके से प्रूव करता है। यहाँ पे जो पुट राइटर्स है वो कॉन्फिडेंट है, और वो 18,000 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, इस बात पे बेट कर रहे हैं, इस बात पे पुट सेल कर रहे हैं। तो ये था हमारा वीकली का एनालिसिस। अब एक बार हम मंथ एंड की एक्सपायरी देखते हैं 25 मई की, तो उसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 17,500 और 18,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। 18,000 पे एट द मनी के नज़दीक आके अगर मंथली एक्सपायरी में कोई पुट राइट कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हम बुलिशनेस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी की, तो अगर आप देख सकते हो तो इंडिया विक्स जो है वो 10.95 है, यानी कि बहुत ज़्यादा लो विक्स एनवायरनमेंट है, और बहुत ज़्यादा लो विक्स एक बुलिश सेंटीमेंट को दर्शाता है कि अगर वॉलेटिलिटी कम है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स में और ट्रेडर्स में पैनिक कम है, एक डर का माहौल काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये एक बुलिश मार्केट का साइन है। लेकिन जब विक्स बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, तो हो सकता है कि विक्स में थोड़ा सा उछाला है, यानी कि मार्केट स्लाइटली एक करेक्शन या फिर स्लाइटली एक वॉलेटाइल मूव दे सकता है 1-2 दिनों में। और यही बात हमने चार्ट पे भी डिस्कस की हुई थी कि जैसे ही निफ्टी ये वाले रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन का एक
कंसोलिडेशन पीरियड आए, यानी कि क्या वोलेटाइल पीरियड है। अगर कंसोलिडेशन हो रहा है इसका मतलब निफ्टी ऊपर नीचे करेगा और तब तक हमारा ये जो इंडिया विक्स है वो भी शायद 11 12 13 तक वापस आ जाए, विच इज अगेन अ गुड जोन फॉर ऑप्शन सेलर्स। तो ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। हम ओवरऑल देख सकते हैं कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो अगर आपको यहाँ पे पुट सेलिंग करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन हेज के साथ करेंगे तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं हम ऑप्शन बाइंग की। अगर आप कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हो तो अपने आप को समय दीजिए, बिकॉज जो टाइम वैल्यू है वो हमेशा सेलर के फेवर में काम करेगी, ना कि बायर के। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो याद रखिए आपको हमेशा दूर की एक्सपायरी में बाय करना है, करंट वीक में कभी भी बाइंग नहीं करना है। अपने आप को और निफ्टी को, प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा आपको कभी भी कांस्टेंट अप ट्रेंड नहीं मिलेगा। एक ट्रेंड आएगा, कंसोलिडेशन आएगा, और जैसे ही कंसोलिडेशन आता है आपके जो थीटा डी के है और ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाएंगे। इसलिए अपने आप को समय दे, जहाँ पे थीटा वैल्यू लो है उसमें आप इन्वेस्ट करें, यानी कि आप दूर की एक्सपायरी का या मतलब फोर्थ में नहीं उसके आगे की एक्सपायरी का या मंथ एंड की एक्सपायरी का कॉल्स बाय कर सकते हो अगर आपको कॉल बाइंग करना है तो। तो ये थी हमारी निफ्टी 50 की इंडेक्स स्पेसिफिक की ये वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आप टाइम टू टाइम देख सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।